कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस शेखर यादव खिलाफ जो इंटरनल जांच चल रही है, इतने दिन हो गए, सब काम भी कर रहे हैं, क्या हो रही है? साल भर बाद, 1.5 साल बाद, जब उनका 2 महीना 4 महीना काम करने के लिए बचा रह जाएगा, तब अगर आप कोई कार्रवाई भी करेंगे तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? एक जज साहब ने पूरा मणिपुर में आग लगा दिया कार्यवाहक चीफ जस्टिसों के, उसके बाद वहां से उनका ट्रांसफर हो गया और सन्नाटा खींच के बैठे हुए हैं। जज साहब लोग जो इतना जो कदाचार और अनाचार फैलाए, इनका क्या? और एक लाइन से हमने गिना दिया, 16 जजों में 8 चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस केहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस कुद्दूसी, जस्टिस श्री नारायण शुक्ला, जस्टिस सूर्यकांत, आपके जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, मतलब जस्टिस कर्णन, जस्टिस दिनाकरन, जिनको चीफ जस्टिस वो कोर्ट में लाने के लिए पूरा प्रयास किया, वो तो हाई सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर वकील वो लोग अड़ गए, उन्होंने उनका सब कदाचार खोल दिया। दिनाकरन पर भी जमीन कब्जा करने का आरोप था। इस तरह पूरे देश भर के जो है जुडिशरी में लोग फैले हुए हैं। आपको बता दें, इनकम टैक्स क्यों नहीं अभी तक मशीन लगा के नोट की क्यों नहीं गिनती हुई? इसका जो है वो पार्लियामेंट में मांग होनी चाहिए और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। चीफ जस्टिस को खुल करके आके इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए कि इतना माल कहां से जनरेट हुआ। जो आपका यशवंत वर्मा के यहाँ जो पैसा बरामद हुआ है, वो अगर हाई कोर्ट के अलावा कोई और काम नहीं करते तो हाई कोर्ट से ही तो वो जनरेट हुआ होगा। तो हाई कोर्ट में जो आईबी है उसको नहीं मालूम होगा, और आईबी को मालूम होगा तो जो है गृह मंत्रालय को नहीं मालूम होगा, और गृह मंत्रालय को मालूम होगा तो डोजियर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए सर। जुडिशरी काफी चर्चा में, खास तौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट। पहले आपने सुना होगा शेखर यादव जी माननीय जज हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कटमुल्लापन और बहुसंख्यक के हिसाब से रहना पड़े, उस पर ही बवाल हुआ था, बात सुप्रीम कोर्ट तक आई थी। कल हमने एक वीडियो बनाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक जज हैं जिन्होंने कहा कि स्तन पकड़ना या पैजामे के सलवार का नारा तोड़ना ये कोई रेप नहीं। तो ये स्टेटमेंट किस तरफ इशारा हो रहा है? क्या इससे अंकुश लगेगा इस तरह की घटनाओं पे? नहीं लगेगा। इसमें विस्तार से कल हमने चर्चा की थी। दिल्ली के जज साहब, उनके घर में आग लगी और आग लगी है और अखबार में जैसा कि हमने पढ़ा कि बड़ी नकदी वहां से प्राप्त हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में गया, कोलिजियम बैठा और अखबारों की सुर्खियां बनी हुई। और सवाल ये है कि जब नेता अफसर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो न्यायालय उन्हें लंबे समय तक जेल में रखता है, लेकिन क्या इस तरह का कुछ मामला जजेस का हो तो उसको क्या-क्या रिपरकशन हो सकता है, क्या सजा हो सकती है? हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है रेजिग्नेशन ले लिया जाए, या हो सकता है महाभियोग के लिए, इम्पीचमेंट के लिए रिकमेंडेशन हो। आज तक भारत के इतिहास में इम्पीचमेंट के एक भी उदाहरण नहीं। तो आखिर जब हम बात कर रहे हैं तब तक पता नहीं क्या हुआ हो, लेकिन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशरी से एक तो कई तरह के जजमेंट जो आते हैं उसपे भी चर्चा होती है, और इस तरह के मामले आ रहे हैं, जजेस इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने ऑर्डर लिख रहे हैं और जज साहब के घर से नकदी प्राप्त हो रहा है। क्या लोगों का भरोसा न्यायपालिका में होगा? एक एपिसोड में हमने न्यायिक लोकपाल की भी बात की थी कि जजेस को सेल्फ कंट्रोल करने के लिए एक न्यायिक लोकपाल बने। आज चर्चा होगी कि दिल्ली के जज साहब के पास, सुना है कि शायद वो भी इलाहाबाद से ही जुड़े होंगे। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब मौजूद हैं, उनके पास सारा डिटेल्स होता है, सब कुछ जानते हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं। तो इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। स्वागत है सर। देखिए सर, अगर एक लाइन में कहा जाए जी, तो न्यायपालिका सलांध के दौर से गुजर रही है और उसके जो फोड़े हैं वो रह रह के अपने आप बुलबुला के फूट जाते हैं और उसमें से मवाद बाहर बहने लगता है। वो चाहे मुखार बिंदु से बहे या आचरण से बहे। आपको याद होगा कि जस्टिस निर्मल कौर के यहाँ 15 लाख का एक लिफाफा पहुंचा था चंडीगढ़ में, तो पता चला कि ये निर्मल यादव का लिफाफा है। दोनों लोग हाई कोर्ट की वहां की जज थी। और ये मामला सतह पर आने के बाद
निर्मल यादव के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया, कोई पनिशमेंट नहीं मिला, और जब तक वो जज थी तब तक उस मुकदमे की सुनवाई, जो मुकदमा कायम हुआ था, जो मतलब क्या कहते हैं निर्मल यादव के खिलाफ कायम हुआ था, उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई जब तक जज साहिबा रिटायर नहीं हो गई। अब मुकदमा चल रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया। अभी जो है वो पुकार हो रही है जस्टिस निर्मल यादव हाजिर हो। अब कहाँ पर हाजिर हो, किस स्टेज पर हाजिर हो रही है, इसकी जानकारी प्रयागराज में बैठ के नहीं है, और इस सब मामले को इतना अंडर प्ले किया जाता है आपके क्या कहते हैं गूगल बाबा द्वारा। अब वो जो मैनेजमेंट हो, तो उसके बाद ये शेखर, इनके यहाँ आपके जस्टिस यशवंत वर्मा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं, और इनके पिताजी एन वर्मा भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं। और 2021 में ये दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, और अभी कहीं बाहर थे। कल रात में आग लगी, इनके परिजनों ने फायर ब्रिगेड बुलाई। वो जब आग बुझाते बुझाते एक और कमरे की ओर बढ़े, तो वहां पता चला कि नोटों की गड्डियों का अंबार लगा। अब अरे वाह! अब न ईडी आई, न सीबीआई आई। दूसरे के यहाँ अगर ऐसा होता तो ईडी और सीबीआई नोट गिनने की मशीन लेके और मशीन इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते, और मशीन से नोट गिना जा रहा होता, और होता कि इतनी मशीन लगी है और इतना पैसा अभी तक गिना गया, अभी इतना गिनना बाकी है। लेकिन एक भी खबर इस लाइन पर नहीं। नोटों का बेशुमार अंबार, बेहिसाब अंबार जो है नोटों का था, गड्डियों का, लेकिन ये नहीं हुआ कि कुल कितना नोट था। अभी तक जो है दूसरा कोई आम आदमी होता तो आम से खास कैसे हैं ये समझिए आप। आपने लोकपाल का भी मुद्दा उठा दिया। अभी लोकपाल का जब मुद्दा आया तो इन्होंने सुओ मोटो लेके, खानविलकर साहब जो लोकमुख हैं, उन्होंने कहा कि जो है वो जो अभी लोकपाल बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है इसको लोकपाल के दायरे में लेंगे, तो इन्होंने सुओ मोटो स्टे कर दिया। यहाँ फिर ये सवाल उठा कि आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई लोकपाल या इनका आंतरिक मैनेजमेंट क्या है? कोई ऐसा है कि जहां वास्तव में कोई कदाचार भ्रष्टाचार हो रहा हो, जिसकी शिकायत की जा सके और जिसकी जांच हो सके, और उसमें सेफगार्ड भी हो सकता है कि जो शिकायत करेगा, उस शिकायत करने वाले की शिकायत अगर जो है संदेह से परे झूठी पाई जाएगी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी, उसको 6 महीने की सजा भी हो सकती है, ऐसा कोई प्रावधान हो सकता है ताकि इसका मिसयूज ना हो। लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने देखा होगा कि आज से 3 दशक पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने सबसे पहले ओम्बड्समैन शुरू किया था, कि एक ओम्बड्समैन बैठेगा जो इन शिकायतों की जांच करेगा कि अखबार की खबरों के माध्यम से दूसरों को प्रताड़ित या ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा। मैंने अखबार में 3-4 दशक पहले, हम लोग चूंकि उस समय से अखबार में है इसलिए वो बात दिमाग में, अब ओम्बड्समैन है कि नहीं हम नहीं जानते। तो कोई ओम्बड्समैन जो है न्यायपालिका में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोकपाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और सुओ मोटो लेके स्टे हो गया, और स्टे हो गया है, अभी फिलहाल स्टे है। तो अब ये मामला है, इतनी ज्यादा नोट है बेहिसाब। अभी तक जज साहब का कोई वर्जन नहीं आया कि वो नोट उनकी है कि कहाँ है, कि प्लांटेड है कि क्या है, मतलब कुछ भी है या कहाँ से कमाई गई है, कौन से खेत की का लगान ला करके वहां रखा गया है, कै साल की कमाई है, वगैरह वगैरह। जी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2009 में तहलका मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रशांत भूषण, जो जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और उनके पिता शांति भूषण उनसे भी ज्यादा जाने माने वकील थे, जो अब नहीं रहे, हालांकि तब थे, और वो जो है जनता पार्टी की सरकार में कानून मंत्री थे। तो प्रशांत भूषण ने तहलका मैगजीन को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया कि 16 चीफ जस्टिसों में कम से कम आधे महाभ्रष्ट थे, और ये काफी विवाद का मामला चला। हम वहां से शुरू कर रहे हैं। जी, जी। तो जब चीफ जस्टिस भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्ट थे सुप्रीम कोर्ट के, जो आज तक ये नहीं हो पाया कि नहीं भ्रष्ट नहीं थे, उसका कोई क्लियर कट वो नहीं आया कि नहीं भ्रष्ट नहीं थे, ये हवा में है। और गूगल पर आप देखेंगे कि 16 चीफ जस्टिसों में आधे भ्रष्ट थे, तहलका में प्रशांत भूषण ने कहा था, ये गूगल पर लहरा रहा है।
हम्म। अब उसके आगे चलिए, जब जस्टिस लोकूर, जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस गोगोई प्रेस और एक और जस्टिस, हाँ, जो 4 उन्होंने लोग। 4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाद में जस्टिस गोगोई जो है वो चीफ जस्टिस बन गए। तो जिस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि एक जज को आउट ऑफ द वे सब इंपॉर्टेंट मामले सौंपे जा रहे हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर का विवाद था, लेकिन जस्टिस गोगोई के समय में कोई उसमें सुधार नहीं हुआ, पुरानी व्यवस्था चलती रही। क्यों चलती रही? क्योंकि जस्टिस गोगोई के समधी वाल्मीकि मेहता भी विवादों के घेरे में थे, जो दिल्ली हाईकोर्ट के संभवतः जज थे। इनकी हम्म। लड़की उनका और उनका लड़का शायद विवाहित होने वाले थे, दामाद बेटी का मामला था, और ये लोग जस्टिस जेटली के, जो जेटली, अरुण जेटली जो मंत्री थे, उनके चैम्बर से थे। मेहता साहब पर भी बहुत विवाद था, लेकिन उनको जब तक जो जस्टिस गोगोई थे वो रिटायर हो गए, लेकिन उनको वहां से दिल्ली हाईकोर्ट से उन्होंने हटने नहीं। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने ओपनली ब्लैक एंड व्हाइट में आरोप लगाया कि ये सब जो है भ्रष्टाचार कदाचार में सब लिप्त हैं, और इसके बाद भी जस्टिस मार्कंडे काटजू को न कोई नोटिस जो जस्टिस गोगोई ने दी, न कुछ और किया। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में आरोप लगाया। जी। कहा जाता है कि तभी से जस्टिस गोगोई जो है अरुण जेटली के शिकंजे में थे। फिर हम्म। जस्टिस गोगोई मॉरली भी करप्ट थे। वो जो उनके इंटर्न, जो उनके साथ सहायिका का मामला था, जिसके साथ हुआ कि जो है उसने आरोप लगाया कि हमारा मिसयूज किया इन्होंने, और इन्होंने आरोप लगाया कि वो ब्लैकमेल कर रही है। खुद कमेटी में, उसने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बैठ गए। कमेटी बनी जस्टिस अरुण मिश्रा के अध्यक्षता में, और इनको क्लीन चिट मिल गई। और बाद में इन्होंने जो है बाबरी मस्जिद का जो है जो फैसला दिया, बाद में इन्होंने राफेल का फैसला दिया। इन्होंने सीबीआई के चीफ थे वर्मा साहब, उनको हटा करके, और जो अस्थाना को बनाने का जो है सब सारे कुचक्र में ये शामिल थे। तो और बाद में राज्यसभा के मेंबर भी। तो ईमानदार थे कि बेईमान, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते। जी, जी। इससे और थोड़ा पीछे चलिए, 2019 के कारवां के अंक में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत के बारे में विस्तार से कई पेज की स्टोरी छपी थी कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार कदाचार टैक्स चोरी के आरोप हैं। इसके बावजूद वो जो है हाई कोर्ट के से सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो गए। अब समझिए कि कितना बड़ा क्लाउड उनका रहा होगा। और हम्म। कैसे एलिवेट हुए? कैसे एलिवेट हुए? याद रखिए, वही जस्टिस सूर्यकांत हैं जिनके यहाँ जो है चीफ जस्टिस ने मास्टर ऑफ रोस्टर के नाते जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला असाइन किया था। हम्म। और उन्होंने पहले तो टालते रहे, फिर कह दिया कि हम मार्च में सुनेंगे। अब सुनवाई अप्रैल या मई में होने जा रही है। मैंने अभी तक सुनवाई नहीं हुई। ना। ये वही जस्टिस सूर्यकांत है, सुन लीजिए। तो ये स्टोरी छपी। स्टोरी छपने पर इनका उस समय जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने विरोध भी किया था, लेकिन हम्म। उस सब विरोध को दरकिनार करके इनकी नियुक्ति हो गई। अब जस्टिस आदर्श कुमार गोयल के खिलाफ जब इनको ये हाई कोर्ट के जज बनाए जा रहे थे, तो आईबी ने रिपोर्ट दिया था। लेकिन उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीके राय साहब थे। उन्होंने आईबी के सारे रिपोर्ट को दरकिनार करके इनको जो है वो हाई कोर्ट का जज आदर्श कुमार का बना दिया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट में आपके क्या कहते हैं, जब आदर्श कुमार गोयल आ गए, तो इन्हीं के यहाँ वो कलिखो पुल की पत्नी ने, कलिखो पुल का जो है वो जो आपका सब तमाम डायरी थी, उसको लेकर के किस तरह पैसा पहुंचाने, तमाम बड़े बड़े गंभीर आरोप बड़े बड़े लोगों पर लगाए। तो वो सब मामला आया। उसमें यहाँ तक आरोप लगा कि तत्कालीन चीफ जस्टिस केहर के लड़के ने भी पैसे की डिमांड की रिलीफ के लिए। उस जमाने हम्म। में को लेकर के जस्टिस वो आपके जो सीनियर वकील प्रशांत भूषण है, यहाँ तक आरोप लगा चुके हैं कि 9 करोड़ रुपया दे के एक जजमेंट खरीदा गया, और मुवक्किल ने जाके इनको बताया, पार्टी ने, कि हमने 9 करोड़ रुपया दिया है हमारे पक्ष में, ये प्रोटोटाइप है, ये फैसला आने वाला है। और ठीक 2 दिन बाद वही फैसला आया।
आज तक उसका खंडन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जो भी उसके जो प्लेयर्स हैं उनके द्वारा नहीं किया गया, न इसके लिए कोई प्रशांत भूषण को नोटिस दी गई। तो ये स्थिति है सर। इसके बाद सुनिए, एक उत्तर प्रदेश में नाजरत घोटाला हुआ था, नजारत घोटाला गाजियाबाद में, कि पीएफ का पैसा निकाल निकाल के 56 करोड़ रुपया जो है तमाम जजों पर, वहां के जो नाजिर ने, जो समस्थाना नाम था उनका, उन्होंने खर्च कर दिया। उसमें हाई कोर्ट के कई सिटिंग जजों का नाम आया था, 6 एडिशनल जजों का नाम आया था, और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में गए सिटिंग जज का नाम आया। अस्थाना को जो है डासना जेल में डाल दिया गया, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। और बाद में जो जांच हुई उसमें जो सिटिंग जज थे और जो और सिटिंग जज हाई कोर्ट के थे, उनको जो है उसको जो है मुक्त कर दिया गया। और आप समझिए कि जो 6 एडिशनल जज जो थे उनको जो है उसमें नाप दिया गया, एडिशनल जज थे, तो उनको जो है फिर वो कॉलेजियम से नियमित जज नहीं बनाया गया। ये भी 2008-9 के आसपास 10 का मुकदमा है, जो अभी तक चल रहा है। अभी तक पूरी सुनवाई नहीं हुई, बहस नहीं हुई, अभी तक कोई लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा। इसके बाद आया प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट का मामला। प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के मामले में जस्टिस दीपक मिश्रा पर भी जो है आक्षेप लगा। जस्टिस कुद्दूसी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, बाद में उड़ीसा चले गए थे, उनके ऊपर लगा, वो तो अरेस्ट भी हुए। जस्टिस श्री नारायण शुक्ला जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, उन पर आरोप लगा। अब जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पार्लियामेंट में आया, लेकिन वो अपेक्षित सदस्य न होने के कारण वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। जस्टिस श्री नारायण शुक्ला के लिए दीपक मिश्रा ने ईमानदार दिखने के लिए कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो जस्टिस उसके बाद फिर गोगोई आ गए, तो कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनको वो जो है न उन्होंने इस्तीफा दिया न कुछ किया। अंत में उनसे सब काम ले लिया गया। उनको ये सिफारिश की गई साहब पार्लियामेंट इनके ऊपर इम्पीचमेंट करे। पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट नहीं किया, क्योंकि भाई ब्राह्मण जज थे, उससे पूरा ब्राह्मण वोटर नाराज हो जाता। इम्पीचमेंट नहीं किया गया। वो कार्यालय के अंतिम दिन तक कार्य जो है उन्होंने दस्तखत किया, उनसे काम ले लिया। अंतिम दिन तक सारी सुविधा, सारा कुछ वो पाते रहे, और संभवतः आप पेंशन भी पाते। इतने कदाचार के बावजूद कद्दूसी केवल गिरफ्तार हुए थे, जस्टिस दीपक मिश्रा को कुछ नहीं हुआ। तो ये इस तरह की सब जो है ये कहानियां हैं इसकी, आपको को बता। अब आप ये समझ लीजिए कि अब इनके यहाँ जो नोटों का अंबार पकड़ा गया, तो क्या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को जाके इसका प्राथमिक आकलन नहीं करना चाहिए? क्या जज पवित्र गाय हैं कि वो चाहे जो कदाचार भ्रष्टाचार करें उनके खिलाफ न लोकपाल न कोई एम्बर्समैन? एक इंटरनल जांच की जो प्रक्रिया है वो इतनी लंबी चलती है कि वो जो है देखने वाला या समझने वाला थक के चूर हो जाता है, और उसका जो है मतलब समझ लीजिए कि कुछ होता नहीं है ना। तो सवाल इस बात का है कि आप कब तक इसको जो है क्या कहते हैं मतलब चलाते रहेंगे, ढोते रहेंगे, ये करते रहेंगे? आखिर जो है जजों पर जो है जवाबदेही कैसे निश्चित होगी? प्रशांत भूषण कहें तो भी आप कार्रवाई न करें, एक प्रतीकात्मक रूप से उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करें, और उसकी आगे कोई उस तरह सुनवाई न करें, 1 रुपया दंड लगा के सब आप वो खत्म कर दें चेतावनी दे करके। क्यों? क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इस तरह तमाम जजेज हैं। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को इसी तरह अंडबंड आदेश पारित करने के लिए जो है यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, और उनके तमाम जजमेंट की पुनर्परीक्षा हुई, और जो है दोबारा जजमेंट उस पर जो है मतलब लिखा गया। आपके हेमवती नंदन बहुगुणा के बड़े लड़के विजय बहुगुणा, ये जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, इन्होंने आउट ऑफ द वे कारपोरेट का मामला सुन लिया, तो कार्रवाई होने के डर से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, सब मामला दाखिल दफ्तर हो गया। जस्टिस अरुण मिश्रा ने बिना असाइन किए गर्मी के दिन में जो है वो क्या कहते हैं अडानी का मामला अपने यहाँ लगा के सुनवाई की, और उसमें फैसला दे दिया, और अडानी को जो है मतलब क्या कहते हैं लाखों करोड़ों का जो है फायदा करा दिया। अरुण मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनको लगातार प्रमोशन पर प्रमोशन मिलता जा रहा है। वो उसके बाद मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो गए।
तो सवाल इस बात ठीक का है। है कि वो है ना कि हम मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे, ये वाली स्थिति जुडिशरी की हो गई। आखिर जुडिशरी पर ईमानदारी से कैसे जो है क्या कहते हैं जवाबदेही उसकी जो है फिक्स की जाएगी, कौन आखिर है? आप इंटरनल मैनेजमेंट ही कीजिए लोकपाल का, उसमें उसी में लोकपाल का लोगों अरेंजमेंट का कीजिए जो ट्रस्ट पूर्व बनेगा, जज हो। लोगों का ट्रस्ट भी जी बनेगा उससे। दूसरा दूसरा एक हाँ, मैटर लोकतंत्र और है सर। बनेगा। लोगों का लगातार विश्वास जो है उसके प्रति जो है घटता जा रहा है कि जुडिशरी में भाई भतीजावाद। अब देखिए पूरे देश भर में जिस जिस हाई कोर्ट के जज लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके पाले उनके मूल हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं। और मैं तो एकदम चुनौती दे के कह रहा हूं कि आप सेलेक्टेड जजों के यहाँ हर हाई कोर्ट में आप सर्वे करा के जो है उनके यहाँ देखिए, जो इनकम टैक्स होता है ना, एक रेट होता है, एक सर्वे होता है, सर्वे करा के देखिए कि उनके घर में कितना माल रखा हुआ है। ये तो मान लिया आग लगी और पता चल गया, बाकी लोगों का क्या? बाकी लोग जो अंड का बंड बंड का संड आदेश पारित कर रहे हैं। यही नहीं, तमाम जगह के जो है आपके हर हाई कोर्ट में आप जाके पता कर सकते हैं वकीलों से कि किस जज के यहाँ किस वकील को करें तो रिलीफ मिल जाएगी। और वो वकील की फीस अगर पहले 10,000 20,000 25,000 रही होगी तो उस जज के यहाँ उसकी फीस 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख आपके काम के अनुसार हो जाती है। कि हाई कोर्टों की स्थिति बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही 5 लाख 10 लाख से कम में कोई साधारण वकील भी नहीं मिलता। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, एक तो पैसे का मामला, भ्रष्टाचार, कदाचार में भी कई जी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस भी आए हैं। मुझे याद है 20-22 साल जी पहले, 25 साल पहले संभवतः, एक दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे जो कि मसाज मामले में उनका वीडियो आया था। आपको याद होगा शायद, मैं थोड़ा-सा भूल रहा हूँ। जी जी अभी जी रंजन गोगोई के खिलाफ भी ये मामला लगा ही, हाँ। जी। और एक दिल्ली के जज साहब को अपने केबिन में जो कर रहे थे अपने असिस्टेंट के साथ, वो सब भी मामला है। तो मतलब देखिए आप ये देखिए, सर्वगुण संपन्न हमारे माननीय जज साहब लोग हैं। जब वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं और इंटर्न जो है उनके बगल में आके जो ट्रेनी लड़कियां हैं वो हैं, और वो आके बगल में खड़े होकर के कुछ जो है उनसे बगल में करते हैं, तो उसके बाद वो क्या क्या करते हैं, ये सब भाई साहब शोध का और समझने का विषय है, कहने का विषय नहीं। जी, जी। उसी में कोई लड़की स्वाभिमानी होती है, कोई महिला स्वाभिमानी होती है तो वो मुखर हो जाती है। हुँ। आखिर जिस रंजन गोगोई ने जिस महिला पर आरोप लगाया तो उस महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि मुझको ले जाके इनकी पत्नी के पैर पर गिरवाया गया। तो पत्नी के पैर पर गिरवाया गया, आखिर पत्नी ने ऐसा क्या देखा था कि उसको जाके प्रायश्चित करना पड़ा रंजन गोगोई की पत्नी के पैर पर? हुँ, हुँ। और खुद आप जानते हैं कि एक मैक्सिम है कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक सफल मतलब महिला का जो है हाथ होता है। तो अगर आपके सारे अनाचार कदाचार भ्रष्टाचार यौनाचार को पत्नी का मुखर समर्थन के बजाय मौन समर्थन भी हो, तो एक प्रकार से तो आपके साथ ही खड़ी है ना वो, तो हुँ, आपका सब हुँ, दबा हुँ। रहेगा। और पत्नी ने अगर रिवोल्ट कर दिया तब तो आपको नंगा होने से कोई रोक नहीं सकता। तो पत्नी के पैर हुँ, पर गिरवा के उसको पेसिफाई किया गया। और फिर बाद में इतना इतना सब साजिश हुआ, इतना सब हुआ जो आरोप लगाए गए, बाद में फिर कैसे उस महिला को फिर से रजिस्ट्रेट कर दिया गया, कैसे हुँ, उसके हस्बैंड को हटाया गया था उनको उसको रजिस्ट्रेट कर दिया गया, इस सब का कोई जवाब देगा? कोई कोई अगली नहीं। सरकार आएगी वो भी इस पर कोई गठित नहीं करेगी, क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं आपके बता। अब आज ही एक तो जो है वहां के मंत्री ने कल विधानसभा में कह के कर्नाटक में हंगामा मचा दिया, और एक बीजेपी के एमएलए ने कि कुछ लोगों 40 एमएलए की सीडी और पेन ड्राइव है कुछ लोगों के पास, जिसमें उनके जो है वो कथित सेक्स स्कैंडल्स की जो है मतलब क्या कहते हैं छाया चित्र हैं या वीडियो हैं। कोई है जो हुँ, मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसा कर रहा है, सरकार गिराने के लिए कर रहा हो, सरकार के समर्थन में उसमें बैठा हो। अब आप समझ लीजिए, जो प्रशांत भूषण कहते हैं कि सारे जजों के डोजियर हैं, हुँ, तो जो आपका यशवंत वर्मा के यहाँ जो पैसा बरामद हुआ है, वो अगर हाई कोर्ट के अलावा कोई और काम नहीं करते तो हाई कोर्ट से ही तो वो जनरेट हुआ होगा।
तो हाई कोर्ट में जो आईबी है उसको नहीं मालूम होगा, और आईबी को मालूम होगा तो जो है गृह मंत्रालय को नहीं मालूम होगा, और गृह मंत्रालय को मालूम होगा तो डोजियर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। अच्छा, एकदम एकदम एकदम। और उसके बाद जो बंद लिफाफे की संस्कृति उसमें जाएगा कि तुम्हारे डोजियर में गुरु इतना माल है, इससे इतना लिए हो, तो क्या फैसला देगा? वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। सील बंद रखा जाए, फिर क्या होगा? अमेरिका में तो अभी लेटेस्ट ट्रंप ने एक ऑर्डर पर दस्तखत किया है कि जो 60 साल पुराना जॉन एफ कैनेडी के हत्या से संबंधित गोपनीय दस्तावेज हैं, उनको जो है वो कर दिया जाए, क्या कहते हैं, सार्वजनिक कर दिया जाए, और सार्वजनिक कर दिया जाए, पब्लिक। और वो उसको लोग अब अध्ययन कर रहे हैं कि उसमें क्या बात है। जो ओसवाल्ड ने जो मारा था, ओसवाल्ड को रूबी ने मारा था, तो सारे मार दिए गए थे। तो उसके बाद लेकिन जो आयोग बना था उसने क्लीन चिट दिया था कि ओसवाल्ड के पीछे कोई नहीं था। लेकिन ओसवाल्ड के बारे में एक स्टोरी ये भी आ रही कि केजीबी से इंटरसेप्ट की गई थी उसकी बातचीत। तो इसका मतलब अगर केजीबी का एंगल आ रहा है तो मतलब जॉन कैनेडी को मरवाने में कहीं ना कहीं रूस का हाथ था। अब देखिए रिवील हो गया। लेकिन यहाँ जब सुभाष चंद्र बोस के भी जो डॉक्यूमेंट रिवील किए गए तो इस तरह रिवील किए गए कि नेहरू जी ही असली हत्यारे हैं। और क्या हुआ? ढाक के 3 पात। तो इतने दिन से ताले में क्यों बंद करके रखा था? आप डेमोक्रेसी हैं, आप जो है ना कोई जो है आप हिटलर शाही है आप, और ना आप कोई राजतंत्र है। तो डेमोक्रेसी में आप हमारे प्रतिनिधि बन के सरकार में जाते हो, जाते ही वहां गोपनीयता कानून लागू हो जाता है। हमारे प्रतिनिधि बन करके आप जाते हैं और आप जो है जजों को चुनते हैं और नियुक्त करते हैं, वहां जाते ही गोपनीयता कानून लागू हो जाता है। जजों की जवाबदेही क्यों नहीं? कहां से इतना माल मिला? कहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्यों नहीं? अभी तक मशीन लगा के नोट की क्यों नहीं गिनती हुई? इसका जो है वो पार्लियामेंट में मांग होनी चाहिए, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। चीफ जस्टिस को खुल करके आके इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए कि इतना माल कहां से जनरेट हुआ, और अगर उनके यहाँ अकेले जनरेट हुआ तो बाकी लोगों के यहाँ भी क्यों नहीं सैंपल के रूप में जो है जांच पड़ताल होती। एक जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर और बाबू और आपके क्या कहते हैं इंजीनियर क्यों छापा पड़ जाता है, और इनकम आपका जो है लाल नोट पकड़ा के उसको जो है अंदर कर दिया जाता है। और जज साहब लोग जो इतना जो कदाचार और अनाचार फैलाए, इनका क्या? और एक लाइन से हमने गिना दिया, 16 जजों में 8 चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस केहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस कुद्दूसी, जस्टिस श्री नारायण शुक्ला, जस्टिस सूर्यकांत, आपके जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, मतलब जस्टिस कर्णन, जस्टिस दिनाकरन, जिनको चीफ जस्टिस वो कोर्ट में लाने के लिए पूरा प्रयास किया, वो तो हाई सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर वकील वो लोग अड़ गए, उन्होंने उनका सब कदाचार खोल दिया। दिनाकरन पर भी जमीन कब्जा करने का आरोप था। इस तरह पूरे देश भर के जो है जुडिशरी में लोग फैले हुए हैं। आपको बता दें, एक जज साहब ने पूरा मणिपुर में आग लगा दिया कार्यवाहक चीफ जस्टिसों के, उसके बाद वहां से उनका ट्रांसफर हो गया और सन्नाटा खींच के बैठे हुए हैं। हाँ, आगे प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक और उस जजमेंट को बाद में उलट दिया गया। तो जो जजमेंट पे पूरे जो है मणिपुर को जलाया, उसके खिलाफ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? और क्यों नहीं ये 124 में जो ये फैसला देते हैं अनुच्छेद में, जहां कानून नहीं रहता वहां नया कानून प्रतिपादित करते हैं। क्यों नहीं ये नया कानून प्रतिपादित करते कि जब तक नया कानून नहीं बनेगा तब तक इस तरह के कदाचार में सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अगर किसी को हटाने का निर्णय लेता है तो उसको राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, उसको राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, और फिर पार्लियामेंट कानून बनाए इसके ऊपर। क्यों नहीं करते? मतलब जहां अपना मामला है वहां सन्नाटा खींच के बैठ जाएंगे। और कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जो इंटरनल जांच चल रही है, इतने दिन हो गए, सब काम भी कर रहे हैं, क्या हो रही है? साल भर बाद, 1.5 साल बाद जब उनका 2 महीना 4 महीना काम करने के लिए बचा रह जाएगा, तब अगर आप कोई कार्रवाई भी करेंगे तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? का बरसा जब किसी सुखाने, बरसने को बरसी घटाएं, मगर कब जब जल चुका था मेरा आसियाना। क्या मामला है ये सब? तो सवाल इस बात का है कि जो नोट बरामद हुआ वो सीबीआई कहाँ है? आपका कलिखोपुल की पत्नी और उनके एफिडेविट में इतने आरोप लगे थे, जस्टिस केहर को आपने पद्म विभूषण दे दिया। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को आईबी की प्रतिकूल रिपोर्ट के बावजूद जो है वो नियुक्ति दे दी गई। सरकार चाहती थी कि उसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस चाहते थे, ये भी सोच का विषय। जस्टिस सूर्यकांत,
कर चोरी है उसका पहले आरोप होने के बाद आपने जो है उनको जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया। अब वो जो है 15 वो अच्छा और देखिए, जब दिसंबर के कॉलेजियम में जस्टिस लोकूर थे, तो ये तय हुआ कि जो है जस्टिस नंदजारोग और जस्टिस राजेंद्र मेनन जो है सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होंगे। उस समय ये बहाना बना दिया गया कि जो है टाइपिंग नहीं हो रही है कार्यवृत्ति की, टाइप हो जाएगा तो इसका नाम भेज दिया जाए। वो 10 जनवरी के पहले रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद जो है कॉलेजियन जो बैठी तो उन्होंने इन दोनों लोगों का नाम काट के, नंदजारोग और राजेंद्र मेनन का नाम काट के जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का नाम इंक्लूड कर दिया। और ये दोनों वुड भी चीफ जस्टिस हैं। ये चीफ जस्टिस हटेंगे तो गवई चीफ जस्टिस बनेंगे, गवई 6 महीने बाद हटेंगे तो जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस बनेंगे जो 15 महीने रहेंगे। तो कितना बड़े भाग्यशाली हैं कि इतना आरोप होने के बावजूद एक दूसरा नाम गया था, वो नाम काट के इनका नाम जो है मतलब क्या कहते हैं मतलब इंक्लूड करके भेजा गया और ये बन गया और चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। अभी अभी दो मामले में, ईसा फाउंडेशन का मामला आपने देखा ही, आपने चुनाव आयुक्तों का मामला देखा ही जस्टिस सूर्यकांत का, और जस्टिस सूर्यकांत इसके पहले भी एक जजमेंट में याज्ञवल्क्य वगैरह के जो है जूरिस्प्रूडेंस का हवाला दिया था इन्होंने, जस्टिस नजीर ने दिया था, इन्होंने दिया था। अब ये देश के जो है संविधान से देश चल रहा है कि याज्ञवल्क्य के कानून से देश चल रहा है? कहाँ ले जाना चाहते हैं आप, माने कहाँ ले जाना चाहते हैं? अच्छा, आनंद फानंद में आपने इनका ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर के साथ ये भी करते कि अगले आदेश तक ये बिना विभाग के मंत्री रहेंगे, माने बिना विभाग के जज रहेंगे, इनसे कोई काम नहीं लिया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अगला आदेश नहीं पारित करता। आपने ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट खुद कई बार अपने निर्णयों में कह चुका है ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट। तो अगर ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। तो अगर ट्रांसफर जो है कोई पनिशमेंट नहीं है तो उनको वहां से वहां भेजने से फर्क क्या पड़ा? वहां चर खा रहे थे, अब यहाँ चर खाएंगे। और ये खानदानी जज हैं, हमने बताया जस्टिस ए.एन. वर्मा के सुपुत्र हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, माने पीढ़ी दर पीढ़ी वाले जो है मतलब जज वाला मामला है, आपको बताया जी। चलिए शुक्रिया सर, आपने पूरा इतिहास ही बता दिया। न्यायपालिका, भ्रष्टाचार, कदाचार किस दौर से गुजर रहा है न्यायपालिका, ये विशेष था। दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा सर, नमस्ते।